चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि जो टॉपिक है इससे हम सभी रूबरू हैं। प्रायः सभी स्टूडेंट को पता होता है मौर्य कला क्या है, लेकिन आज मैं आपको कुछ विशेष प्रकार से समझाना चाहूँगा इस कला को, ताकि आप जब आंसर राइटिंग करने को जाएं तो आपको तनिक भी समस्या ना हो। तो देखिए, हम कुछ इस प्रकार से डिजाइन किए हैं इस पीपीटी को, ताकि आप लोगों को आसान शब्दों में काफ़ी कम समय में सारी चीज़ों को बता सकूं। तो पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे। साथ ही साथ जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें। कुछ समझानी हो, अगर कुछ बतानी हो, कुछ हमें सुझाव देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इसे शेयर भी कर दें, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये पीपीटी डिजाइन है। हम लोग अनेक आयामों में देखेंगे इसका आंसर। अनेक प्रकार से किस टाइप से हम लोग एक प्रश्न को लिख सकते हैं ताकि अच्छे से अच्छा नंबर हम लोग अर्जित कर पाएँ, ठीक है। तो ये पूरा पीपीटी दिखाने में तो समय ज़्यादा लग रहा है, हाँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा ये। तो प्रारंभ करेंगे हम लोग। प्रारंभ करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या समझना है, मौर्यकालीन कला। तो ये जो शब्द है इससे हम लोग पहले परिचित हो जाते हैं। मौर्यकालीन यानी कि जब मौर्य साम्राज्य, आपको पता है कि भारत से लेकर के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, वर्तमान पाकिस्तान में भी फैला हुआ था। तो ये है मौर्य मौर्य साम्राज्य की बाउंड्री, ठीक है। अब इतने बड़े साम्राज्य का नियंत्रण कहाँ से होता था, तो यहाँ पे है राजधानी पाटलिपुत्रा, जो बिहार में स्थित है, ठीक है। अब अब हम लोग एक चीज और समझेंगे। जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो यहीं से लिया गया है। अशोक स्तंभ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये चक्र देख सकते हैं और साथ में 4 सिंहों की मूर्ति भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब आते हैं जो आर्ट के बारे में जो इंट्रोडक्शन होती है। जब भी हम आंसर राइटिंग करने को जाते हैं तो सबसे पहले टॉपिक का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो कला के बारे में क्या है, तो कला मनुष्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। मतलब जैसे अभिव्यक्ति क्या होता है, हम लोग किसे कला कहते हैं, अपने मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न होती है, या तो उसे हम 3 प्रकार से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, 3 से भी अधिक प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन मेनली 3 प्रकार से। या तो हम लोग बोल करके किसी को अपनी भावनाओं को बता सकते हैं, या तो लिख करके किसी को अपनी भावनाओं को बता सकते हैं, या फिर किसी को सिंबॉलिक रूप में यानी कि संकेत के रूप में, या तो हम उसे किसी मूर्ति के रूप में बना दें, उसे किसी अन्य कार्टून के रूप में प्रकाशित कर दें। तो ये भी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तो कला समझ चुके हैं क्या होती है, मनुष्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, जिसे हम लोग लेखन कला कहते हैं। इसी को मूर्ति कला, किसी को क्या कहते हैं, चित्रकला कहते हैं। अलग अलग माध्यमों से हम लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। फिर आता है दूसरा पॉइंट कि किसी भी सभ्यता के सांस्कृतिक विकास का मापदंड उसकी कला होती है। अब कोई सभ्यता कितना उन्नत है वो कैसे पता चलेगा, तो हम लोग आसान सा एक पैरामीटर सेट कर चुके हैं कि सांस्कृतिक विकास कैसे समझेंगे। तो जैसा उसका कला होगा, जिस अवस्था में उसका कला होगा, अगर उन्नत अवस्था में होगा तो मान के चलेंगे कि ये जो संस्कृति है वो उन्नत अवस्था में है, ठीक है। कला की दृष्टि से मौर्य कला का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। मौर्य कला के बारे में आप याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट रोल है। भारत में माना जाता है कि प्रथम जो आर्ट है वो कौन सा है, मौर्यन आर्ट है, ठीक है। तो मौर्य कला का वैभव, आत्मविश्वास और शक्तिशाली राजसत्ता का प्रदर्शन तात्कालीन कला में झलकता है। तो मौर्य काल का वैभव, कि कितना वैभवशाली साम्राज्य था, कितना आत्मविश्वास से भरे हुए वहां पे शासक, साथ ही साथ वहां के लोग थे, और शक्तिशाली राजसत्ता। अब चूंकि पूरे बाउंड्री में आप देखेंगे तो स्तंभ, स्तूप आदि सब छाए हुए हैं मौर्य सीमा के अंतर्गत। तो ये क्या स्पष्ट करता है कि वहां पे शांति रही होगी। जहां शांति होगी वहीं पर व्यापार और कला की उन्नति होती है। तो ये आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ चूंकि पूरे सीमा भर में वो विस्तारित थी,
इनके कला के साक्ष्य, तो ये प्रदर्शित करता है कि इनकी जो शक्तिशाली राज्य सत्ता थी वो उस समय में स्थापित थी। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट, अब आप ये क्यों पढ़ेंगे, यहाँ आपको जो इम्पोर्टेंट चीज बताया जाएगा उसमें एक जो विशेषता होगी वो ये होगी कि हम अपने तरफ से मौर्य कला की प्रशंसा नहीं करेंगे। जब भी हम लोग आंसर राइटिंग में किसी चीज की प्रशंसा करना चाहते हैं या फिर किसी की आलोचना करना चाहते हो तो किसी ना किसी राइटर को सोर्स मान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग काफी सारे सोर्स लेंगे, अनेक राइटरों के बारे में लेंगे, उनके क्या कथन है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, इसी कारण अनेक विद्वान भारतीय कला के इतिहास का प्रारंभ मौर्य काल से मानते हैं। अब पहला राइटर है प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार। इनके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने क्या लिखा है, मौर्य काल में भारत कला क्षेत्र में अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया था। तो ठीक है, पीक पर पहुंच चुका था मौर्य काल में भारतीय कला। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। अगला है मौर्यकालीन कला की कुछ विशेषताएं। क्या विशेषता है, तो कला को दो वर्ग में डिवाइड किया है। ठीक है, तो डिवाइड भी कौन किए हैं, तो वो भी एक राइटर ही किए हैं, इतिहासकार ही किए हैं, नाम है कुमार स्वामी। ये भी याद रखेंगे, जब भी आंसर राइटिंग करें तो ये याद रखें, अगर स्रोत उपलब्ध हो तो स्रोत की जिक्र करें। तो कुमार स्वामी ने मौर्यकालीन कला को दो भागों में विभाजित किया है, एक है दरबारी कला, दूसरा है लोक कला। दरबारी कला जो दरबार के थ्रू बनवाए जाते हैं, जो राजकीय कला के रूप में जिसे निरूपित किया जाता है, जैसे राजप्रसाद। अब बड़ा सा राजप्रासाद जो है ये महल को बोला जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी अपना राजप्रसाद बनवाए थे, उसी में क्या हुआ, लकड़ी के जगह पर पत्थरों का प्रयोग अशोक के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अब राजप्रसाद यानी कि जो महल है वो सामान्य व्यक्ति अपने लिए तो नहीं बनवा सकता है, तो ये याद रखेंगे, ये राजप्रसाद जो है ये दरबारी कला के अंतर्गत आता है। स्तंभ है, स्तूप है, गुहा विहार है, ये सारी चीज क्या है, दरबारी कला के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लोक कला। अब लोक कला कौन, तो सभी लोग तो कुछ ना कुछ बनाते ही हैं सामान्यतः, उस समय में भी लोग कुछ ना कुछ बनाते थे, लेकिन उनमें भी इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र कलाकार, जो राजाओं के संरक्षण में नहीं रहते थे बल्कि स्वतंत्र रूप से कला का कुछ ना कुछ कला का जो है वो करते थे, अभिव्यक्ति करते थे। ठीक है, तो लोक कला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया था, जैसे यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्तियां आदि। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, मौर्यकालीन कला की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है पाषाण कला, यानी कि पत्थरों को काट करके क्या बनाया जाता था, आर्ट बनाया जाता था। तो इस संदर्भ में प्रोफेसर बीजी गोखले, नाम याद रखिएगा, बीजी गोखले ने लिखा है कि अशोक के काल में सर्वप्रथम भवन निर्माण में लकड़ी के स्थान पर पत्थर का प्रयोग आरंभ हुआ। ठीक है, इस काल में कला की मूल सामग्री के रूप में बलुए पत्थर का प्रयोग किया गया और बड़ी दक्षता से उसकी विशालकाय शिलाओं को काटकर विभिन्न रूपों में ढाला गया और उन्हें चिकना किया गया, मानो मौर्य दरबार के वैभव को प्रतिबिंबित करने के लिए चमक पैदा की गई हो। तो ये जो कथन है ये किनका है, प्रोफेसर बीजी गोखले का। ठीक है, इस प्रकार पत्थर को तराशने का कार्य प्रथम बार मौर्य काल में हुआ। ये तो यहीं से प्रमाणित होता है कि इस पहली बार जो पत्थरों का प्रयोग किया गया, तराश करके पत्थरों को मूर्ति बनाने का जो कार्य किया गया, स्थापत्य कला का जो कार्य किया गया, वो मौर्यकालीन कला के अंतर्गत ही किया गया। अब आते हैं दूसरी क्या, एक तो था जो पत्थर को काट करके बनाने की विधि, दूसरी है उस पे पॉलिश करने की विधि, जिसको ओप विधि कहते हैं। अब ये जो पॉलिश है इसको ओप बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे कि अशोक के शासन काल में स्तंभों पर पॉलिश करने की विधि भी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इस प्रकार से किसी स्तंभ को पॉलिश किया जाता था कि वो लगता था कि वो धातु की है। ठीक है,
स्तंभों तथा गुफाओं पर एक विशेष प्रकार की चमकीली पॉलिश की गई है। ये स्तंभ इतने चमकीले हैं कि अनेक विद्वानों ने इन स्तंभों को धातु का बना हुआ समझा है। जैसे एग्जाम्पल अब देना होगा कि कौन ऐसे ऐसे विद्वान है, तो एक है टॉम कोरियट तथा बिटकेर, ये दोनों का नाम याद रखेंगे। इन्होंने भ्रमित होकर इन्हें पीतल का स्तंभ कहा। तो अब समझ सकते हैं कि कितनी जो है सो अच्छे तरीके से ये पॉलिश किया गया होगा। ठीक है, तो मौर्यकालीन मृद भांडों को काली चमकीली पॉलिश वाले बर्तन कहा जाता है। तो मौर्य काल में जो बर्तनें बनाई जाती थी उनको क्या बोला जाता है? काली यानी कि ब्लैक, चमकीली, पॉलिश वाले बर्तन, तो NBPW कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं दरबारी और राजकीय कला पर। जब आप लोग आंसर राइटिंग करने को जाएंगे तो आप एक सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजों को लेके आएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप दे चुके हैं, अब मेन बॉडी में आ चुके हैं। मेन बॉडी में भी क्या है? दरबारी और राजकीय कला। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? लोक कला। तो अभी राजकीय कला है। राजकीय कला में पहला तो है नगर निर्माण। नगर निर्माण जो हुआ करती थी उस समय में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट कौन लिखे हैं? मेगास्थनीज लिखे हैं। कहां पे? अपने पुस्तक इंडिका में। अब देखते हैं कि मौर्यकालीन राजकीय कला के दर्शन हमें उस काल में बसे नगरों से होते हैं। मेगास्थनीज लिखे हैं इंडिका में पाटलिपुत्रा के बारे में कि यह सोन व गंगा के संगम पर बसा हुआ था तथा यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। पाटलिपुत्रा का विवरण यूनानी लेखकों द्वारा पोलीब्रोथा नाम से दिया गया है। तो पोलीब्रोथा नाम किसका है? तो पाटलिपुत्रा का है। ठीक है, मेगास्थनीज ने लिखा था कि नगर का निर्माण एक समानांतर चतुर्भुज के रूप में किया गया था जिसकी लंबाई 99 मील एवं चौड़ाई 13 मील थी। नगर की रक्षा के लिए इसके चारों तरफ 600 फीट से अधिक चौड़ी एवं 60 फुट गहरी एक खाई खुदी हुई थी। नगर के चारों तरफ एक लकड़ी की दीवार बनी हुई थी जिसमें बाण छोड़ने के लिए सुराग बनाए गए थे। नगर प्रवेश के लिए 64 द्वार बनाए गए थे एवं 570 बुर्ज थे। खाई के साथ परकोटे का भी निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। ठीक है, तो खाई का नहीं लेकिन परकोटे का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो मॉडल है ये आपको ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से ये बनाया गया था। ठीक है, आप लोग एग्जाम में अगर लिखेंगे तो आप अगला जो ये वाला जो मैप है इसे यूज करेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, आंसर राइटिंग में आप इस प्रकार से राजप्रसाद के बारे में आप लिख देंगे तो ज्यादा स्पष्टता से आपको नंबर भी अधिक मिल सकता है। चलिए, अब राजप्रसाद के बारे में अनेक तथ्य हैं, सारे तथ्यों पर चर्चा करना अति आवश्यक नहीं है, लेकिन अब जो लेखक या फिर इतिहासकार इस विषय में अगर कुछ कथन कहे हैं तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि सामान्यतः डाटा सभी को याद होता है, तो ये चीज याद रखेंगे। तो सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के संबंध में एरियन क्या लिखे हैं? एरियन लिखते हैं कि चंद्रगुप्त का राजभवन यानी कि राजप्रसाद एशिया के प्रसिद्ध सूसा और एक वेतन के भवनों से कहीं अधिक शानदार था। तो ये याद रखेंगे, चंद्रगुप्त का राजभवन एशिया के प्रसिद्ध सूसा और एक वेतन के भवनों से कहीं अधिक शानदार था। ये कौन बताए हैं? एरियन बताए हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन है? तो फाहियान है, याद रखेंगे फाहियान के बारे में। फाहियान क्या बोले हैं कि यह जो प्रसाद है ये मानव कृति नहीं है, मतलब मानव के द्वारा बनाई गई नहीं है, वरन देवों द्वारा निर्मित है। प्रसाद के स्तंभ पत्थरों से बने हुए हैं और उन पर अद्वितीय चित्र बने हुए हैं। ये बात कौन बोले हैं? फाहियान। फाहियान किनके समय में आए थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आए थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। इसके अलावे राजप्रसाद की प्रशंसा और एक इतिहासकार की है, डॉक्टर विंदेश्वरी प्रसाद सिंह। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा कि पाषाण स्तंभों से सुशोभित यह मौर्यकालीन सभा भवन भारतीय पुरातत्व की दृष्टि से सबसे प्राचीन है। ठीक है, इसके स्तंभ अत्यंत सुंदर, सुडौल, सुसिंग्ध और गोलाकार हैं। भारतीय स्थापत्य कला मौर्य काल में ही
कितनी प्रगति कर चुकी थी, इस सभा भवन के अवशेषों से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि ये बता रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, तो राजप्रसाद था। और बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह के बारे में आप याद रखिएगा, इन्होंने इनके बारे में जो चर्चा की है, जो कथन कही है, ये आप स्पेशली लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जो आंसर, राइटिंग आंसर जो होना चाहिए वो अन्य के अपेक्षा अलग होनी चाहिए और कुछ स्पेशल चीजें होनी चाहिए, तभी आपको अधिक नंबर मिलने की संभावना होगी। ठीक है, अब है स्तूप। स्तूप क्या होता है ये देखिए, कुछ इस प्रकार का डिजाइन में स्तूप बनाया जाता था। एक और स्तूप का है चित्र, ये देखिए, और एक और है ये, और एक और है ये। तो ये सारी चीजें क्या है, ये स्तूप है। स्तूप आप याद रखेंगे, स्तूप में होता क्या था, तो बौद्ध धर्म से संबंधित वस्तुओं को रखा जाता था स्तूप में। ये जो है बीच वाला जो केंद्र है, इसके अंदर में, ठीक है, नीचे में, यहाँ पे बीच में अंदर में, आप सेंटर में समझ सकते हैं कि रखा जाता था। इसके ऊपर से ये अंडाकार बना दिया जाता था, और ये वाला रास्ता होता था, ये वाला रास्ता होता था, इसके माध्यम से घूमा जाता था। घूमने को क्या बोला जाता था, प्रदक्षिणा। ठीक है, अब आ जाते एक एक चीज को समझेंगे वापस। तो स्तूप का अर्थ, शाब्दिक अर्थ ढेर या थूहा होता है। ऋग्वेद में उठती हुई ज्वालाओं के लिए स्तूप शब्द का उल्लेख किया गया है। संभवतः अपने मौलिक रूप में स्तूप का संबंध मृतक संस्कार से था, तथा महात्मा बुद्ध के समय से काफी पहले ही इसका संबंध महापुरुष के साथ जुड़ गया था। तो ये जो स्तूप बनाने की जो प्रक्रिया है, इसका जो जिक्र है, ये ऋग्वेद में भी किया गया है। ठीक है, और ज्वाला कहाँ उठती है, तो जहां पे मृतकों को जलाया जाता है, मृतकों का संस्कार किया जाता है। ठीक है, संभवतः शवदाह के पश्चात बची हुई राख एवं अस्थियों को किसी पात्र में भरकर मिट्टी से ढक देने की प्रथा से ही स्तूप का जन्म हुआ। कालांतर में बौद्धों ने इसे अपनी संघ पद्धति में अपना लिया। ठीक है, इन स्तूपों में महात्मा बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की धातु रखी जाती है थी, अतः वे बौद्धों की श्रद्धा एवं उपासना के प्रमुख केंद्र बन गए। क्योंकि स्तूप चिता के स्थान पर बनाया जाता था, इसीलिए इसे चैत्य भी कहते हैं। तो चिता से ही क्या बना, चैत्य, और चैत्य में भी वो लोग पूजा पाठ करते थे। ठीक है, अब आते हैं वापस इस फिगर पे। अब आप देखिए, जब भी स्तूप के बारे में आपको बनाना हो चित्र, तो आप सिंपल सा कोई भी चित्र आप यूज कर सकते हैं, या तो ये यूज कर लें, या फिर आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं, ये वाला भी आप यूज कर सकते हैं। आप जिसको बनाने में सक्षम हैं, आप इन दोनों में से कोई एक डिजाइन आप चुन सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो है, ये क्या है, ये जो आगे में गेट है, इसको बोला जाता है तोरण द्वार। क्या बोला जाता है, तोरण द्वार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तोरण द्वार किसे बोला जाता है, इन गेट को, मेन गेट को, जिसके अंदर लोग घुसता है। इसके बाद ये चक्कर लगाएगा इंसान, तो ये जो है, ये रास्ता क्या कहलाएगा, ये जो रास्ता जहां पे चक्कर लगाएगा, ये कहलाएगा प्रदक्षिणा पथ। क्या कहलाएगा, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ। पथ मतलब रास्ता, तो ये याद रखेंगे, ये जो रास्ता से जिसमें घूमेगा। ठीक है, चलिए, अब ये जो है, ये साइड से जो है, ये साइड वाला जो सबसे बाहरी जो बाउंड्री वाल है, सबसे बाहरी बाउंड्री वाल जो है, जो तोरण द्वार के साथ साथ लगा हुआ रहता है, इसे वेदिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेदिका। याद रखेंगे, वेदिका किसे बोला जाता है, तो बाहरी दीवार को। ठीक है, अब एक और दीवार है जो भीतरी दीवार है, भीतरी दीवार को मेधी बोला जाता है। भीतरी दीवार को क्या बोला जाता है, मेधी। ये याद रखेंगे, मेधी बोला जाता है। ठीक है, और ये वाला जो है अंडा वाला, तो ये अंडा ही कहलाएगा। ठीक है, अंडा याद रखिएगा, कहलाएगा अंडाकार या अंडप। अंडप या अंडाकार, कुछ इस तरह से आकृति आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे कि सबसे ऊपर क्या है, तो सबसे ऊपर क्या है, तो सबसे ऊपर हर्मिका है। ये क्या है, ये हर्मिका, ये याद रखिएगा, ये हर्मिका है। ये वाला जो है, ये क्या है, एक बार मैं क्लियर करके फिर से लिख दे रहा हूं। ये देखिए, ये वाला जो आकृति है, ये क्या है, ये हर्मिका। ये चतुर्भुज होता था, ये वर्गाकार टाइप से समझ लीजिए, बीच में छतरी होता था, बीच में जो है वो छतरी, तो ये याद रखिएगा, छतरी होता था। और ये हर्मिका है, हिंदी में हम भी लिख दे रहा हूं, हर्मिका। ठीक है, और कुछ इसमें आपको, और कुछ अगर कहीं से आपको मिले कुछ
हालांकि इससे अधिक और कुछ संभावना नहीं बनती है लिखने की, लेकिन और भी कुछ अगर लिखने को आपको मिले तो आप लिख सकते हैं। जैसे इसमें कौन कौन चीज़ का ये प्रतीक है, क्या क्या है, तो ज़्यादा डिटेल आपको अगर वो बुक में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जो चीज़ सब के सामने है उस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए, ये एक सामान्य सा मैप है। अंड, यही अंडाकार, हर्मिका, छत्र, यष्ठी, यष्ठी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये वाला जो लाइन, ये जो होता है ये यष्ठी है, ये है यष्ठी, और ये जो है ऊपर में 3, ये क्या है, छत्र है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये ऊपरी प्रदक्षिणा पथ है जो मेधी, मेधी में, मेधी के भीतर क्या होता था, ऊपरी प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। आगे आ जाते हैं। स्तूप 4 प्रकार के होते थे, अलग अलग प्रकार के स्तूप हैं तो यही इसी आकृति के, लेकिन उनकी विशेषता अलग अलग है, बोला उसे अलग अलग प्रकार से जाता है। जैसे एक है शारीरिक स्तूप, जहां पे भगवान बुद्ध के शरीर या फिर भगवान बुद्ध के शिष्यों के शरीर से के किसी भी भाग को, जैसे अस्थि हो गई, अंग हो गए, किसी भी चीज को रखा जाता था, तो वो शारीरिकी स्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है, शारीरिक स्तूप, ये याद रखेंगे। दूसरा है पारिभौगिक स्तूप। क्या है, पारिभौगिक स्तूप। इसमें क्या, इसमें जो भी गौतम बुद्ध वस्तुओं का यूज करते थे उन वस्तुओं को इसमें रखा जाता था। रखा कहाँ जाता था, तो आपको बता चुके हैं कि जो स्तूप, ये जो स्तूप है इसके अंदर में एक बॉक्स बना करके उस बॉक्स में रखा जाता था, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो शारीरिकी के बाद पारिभौगिक और उसके बाद उद्देशिक। उद्देश्य यानी उद्देश्य, उद्देश्य किस लिए आप कोई काम करते हैं, कोई ना कोई तो उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है, ये वे हैं जिन स्थानों का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से था। तो जहां जहां पे महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, उन लोकेशनों पे अगर कोई स्तूप बनाया जाता था तो उसे उद्देशिका स्तूप कहा जाता था, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद है संकल्पित स्तूप। तो संकल्पित, संकल्प ले चुका है व्यक्ति, ठीक है, तो संकल्प अगर कोई व्यक्ति लेता था कि मैं स्तूप बनाऊंगा, अगर वो व्यक्ति स्तूप बनाता था तो वो संकल्पित स्तूप कहलाता था। यानी बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं के द्वारा स्थापित किया जाने वाला जो स्तूप है वो संकल्पित स्तूप है, ठीक है। अब आगे आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे, ठीक है। ये भी स्तूप का ही फोटो है, आप देख सकते हैं कितना विशाल और कितना खूबसूरत बनाया जाता था, कारीगरी की जाती थी, ठीक है, अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं, एक है गुहा या फिर गुफा विहार, ठीक है, बिहार जहाँ पे लोग रहता है, जहाँ पे बौद्ध रहते थे या फिर आजीविक रहते थे, ठीक है, तो वैसे स्थानों को क्या बोला जाता था, बिहार। एक तरह से हॉस्टल समझ लीजिए, हॉस्टल के तरह, ठीक है। तो गुफा जो बिहार के रूप में यूज किया जाता था उसी को गुहा बिहार या गुफा बिहार बोला जाता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि अशोक के शासन काल में वास्तुकला की एक नई शैली का उदय हुआ है। इस शैली में चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया। इस शैली का अनुकरण अशोक के पौत्र दशरथ तथा बाद के कालों तक किया गया। यानी कि ये लोग क्या करते थे, अशोक के समय से ये चीज प्रारंभ हुई थी, पत्थरों को काट करके उसमें गुफा बना दिया जाता था, ताकि जो बरसात के समय में, सावन के समय में जो, या फिर अन्य समय में भी जो भिक्षु हैं वो सब क्या करते थे, वो सब यहाँ पे निवास करते थे, ठीक है। अपने राजाभिषेक के 12वें वर्ष में अशोक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया। इन गुफाओं की छतों तथा दीवारों पर चमकीली पॉलिश की गई है। इनमें सुदामा गुफा तथा कर्ण चौपार गुफा प्रसिद्ध है। सुदामा गुफा में 2 प्रकोष्ठ हैं। बाहरी कक्षा 32.9 फीट लंबा तथा 19.5 फीट चौड़ा है। इसके पीछे 19.11 लंबाई 19 फीट चौड़ाई का एक कक्ष है, यानी लगभग समझिए कि ये वर्गाकार कक्ष है। एक कक्ष गोल व्यास का है जिसकी छत अर्धवृत्त है, ठीक है, यानी कि नीचे क्या होगा, नीचे ये इस तरह से होगा और ऊपर में अर्धवृत्त होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, याद रखेंगे। छत अर्धवृत्त है। प्रकोष्ठ का बाहरी मुख मंडप आयताकार है तथा छत गोलाई लिए है। तो अगर
काफ़ी डिटेल में अगर आपको लिखने का मन हो तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा ये सब चीज़ आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पत्थर है, इसे काट करके बनाया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बराबर नाम की पहाड़ी में स्थित ये वाला है। और बराबर में आप ये आसानी से देख सकते हैं, वहां जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वाला गेट जब खुलता है अंदर जाएंगे तो काफी सुंदर, अंदर में भी जो है बहुत अच्छे से पॉलिश वॉलिश करके बनाया गया है। अब आते हैं स्तंभ पर। स्तंभ कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये तो एक स्तंभ का एग्जाम्पल है, इस प्रकार के अनेक स्तंभ बनाए जाते थे। ठीक है, तो स्तंभ में याद रखेंगे अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए। अब देखिए धम याद रखिएगा, ये धम ये धर्म नहीं है। धम क्या है? नैतिक आचरण। क्या है? नैतिक। कोई भी व्यक्ति नैतिक आचरण करे, प्रायः सभी धर्मों में नैतिक आचरण की बात की गई है। ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई भी धर्म हो, सभी में क्या बोला गया है? नैतिक आचरण करने के लिए, कि जो अच्छा है वो चीज करने के लिए। ठीक है, तो इसे ही धम्म बोल दिया गया, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे माँ बाप का सेवा करना, हर धर्म में बोला गया है कि अपने माँ बाप का सेवा करो, तो क्या है? नैतिक आचरण है। तो अशोक द्वारा धम्म प्रचार के लिए बनवाए गए स्तंभ मौर्य कला के सर्वोत्तम नमूने हैं। इन स्तंभों पर अशोक ने अपने शासन में धम्म के नियमों को खुदवाकर देश के विभिन्न भागों में गड़वाया था। ठीक है, फाहियान ने अशोक के 6 तथा वेनसांग ने 12 स्तंभों को देखा था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाहियान कितने स्तंभों को देखा था? तो 6 स्तंभ को। और वेनसांग ये बाद में आया था, ये ज्यादा देखा, ये 2 गुना देखा। कितना? तो 12 स्तंभों को देखा था। ठीक है, देश के विभिन्न भागों से अब तक प्राप्त स्तंभों की संख्या कितनी है? तो 20। ये याद रखेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने स्तंभ मिले हैं? तो 20। और भी संख्या बढ़ सकती है, प्रायः खोज जारी है। ये संकिसा, निगलीबा, लुबनी, सारनाथ, वैशाली, सांची, रामपुरवा, कोसम प्रयाग, लोरिया, 2-4 जगह का नाम आप याद रख सकते हैं, इस प्रकार के स्थानों से प्राप्त हुए हैं ये सभी। अब जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, वो क्या है कि ये बनाया किस प्रकार से गया है? तो एकास्म पत्थर। क्या है होगा? एकास्म। एकास्म पत्थर से बनाया गया है। एकास्म पत्थर का मतलब क्या है कि एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है, ना कि बहुत सारे पत्थर को जोड़ के बनाया गया है। तो क्या होगा? एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया है, तो ये एकास्म है। इसको बनाने में 2 प्रकार के बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। प्रथम प्रकार का बलुआ पत्थर बनारस के निकट चुनार की खानों से प्राप्त किया गया है। इनका वजन 40 से 50 टन के मध्य है। ठीक है, तो चुनार यहां से भी बलुआ पत्थर लाया गया था। ठीक है, अब प्रोफेसर जो इंपोर्टेंट वो क्या है कि ये कथन किनका है? प्रोफेसर हरिशंकर कोटियाल। इन्होंने लिखा है कि चुनार की खानों से पत्थरों को लाना एवं काटकर तराशकर वर्तमान रूप देना, इन स्तंभों को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये जो है ये शिल्प कला तथा इंजीनियरिंग कौशल का अनोखा उदाहरण है। किस प्रकार से आप वहां से एक पत्थर को लाते होंगे इतने दूर से, उसे विभिन्न तराश करके उस पर डिजाइन बना करके उसे विभिन्न देश के कोने कोने में आप ले जाते होंगे। ये जो है ये शिल्प कला और इंजीनियरिंग कौशल का अनोखा उदाहरण। ठीक है, तो ये रहा स्तंभ। अब स्तंभ में भी 2 हिस्से होते हैं, एक होता है शीर्ष लाट, एक होता है शीर्ष भाग। ठीक है, तो ये जो यहां से आप जब नीचे यानी कि धरातल से अगर आप देखेंगे, यहां तक को क्या बोला जाता है? लाट। क्या बोला जाता है? लाट। ठीक है, और यहां क्या बोला जाता है? इसके ऊपर वाले हिस्से को शीर्ष भाग। क्या बोला जाता है? शीर्ष भाग, याद रखेंगे। अब देखिए लाट आप समझ गए, नीचे से नीचे मोटा होता था, ऊपर पतला होता जाता था। नीचे मोटा, ऊपर पतला होता जाता था। ठीक है, ये बीच वाला जो है ये हिस्सा अवांग मुखी कमल है। अवांग, अवांग मतलब होता है उल्टा, मुखी मतलब मुख, अवांग मुखी कमल, यानी कि ये जो कमल है ये देख रहे होंगे आप, उल्टा है। कमल कैसा है? उल्टा है, इस प्रकार से है। ठीक है, ये याद रखेंगे, इस प्रकार से है। ठीक है, अब इसके ऊपर पशु आकृति होती थी। क्या होती थी? पशु आकृति।
पशु आकृति, पशु आकृति, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से है, ये आप देख सकते हैं। नीचे में भी ये देखिए आप, जमीन से क्या है, जमीन के पास जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी है। इसके बाद इसका जो साइज है वो देख सके, छोटा होता जा रहा है, ऊपर छोटा होता जा रहा है। फिर यहाँ पर आप ये अवांगमुखी कमल का डिजाइन है, ठीक है। एक चौकीदार नमूना होता था, चौकीदार चौकी नुमा आकृति होती थी, जिसके ऊपर में ये देखिए ये है चौकी नुमा आकृति, और इसके ऊपर में पशु आकृति होती थी। तो आप अगर बहुत अच्छे से पिक्चर नहीं भी बना पाएंगे तो क्या करिएगा, थोड़ा थोड़ा सा आप आइडिया दे दीजिएगा, इस प्रकार से आप छोटा छोटा कुछ ना कुछ आप आइडिया दे करके समझा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं मूर्ति कला में। मौर्य काल में मूर्ति कला भी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस कला के नमूने, अब देखिए कुछ भी लिखना हो तो उसको सबसे पहले आप टॉपिक से जोड़िएगा। जैसे जब मौर्य कला स्टार्ट किए हम लोग तो सबसे पहले कला को बताएं, तब स्टार्ट किया आगे। उसी प्रकार से मूर्ति कला को बताने के लिए सबसे पहले ये बताना होगा कि मूर्ति कला मौर्य कला से किस प्रकार से जुड़ी हुई थी। तो मौर्य कला में मूर्ति कला भी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर लिखना प्रारंभ करेंगे कि इस कला के नमूने अशोक के स्तंभों पर अंकित विभिन्न पशु आकृति के रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये जो मूर्ति कला है, ये मूर्ति कला कहाँ से आप देख सकते हैं, तो जो स्तंभ था, स्तंभ के ऊपर में अभी हम लोग चर्चा किए थे, स्तंभ के ऊपर में है मूर्ति बना हुआ, तो ये याद रखेंगे। सारनाथ के सिंह भी बहुत प्रसिद्ध है, धौली का हाथी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, और कालसी की चट्टान पर भी हाथी की आकृति खुदी हुई है। तो ये सारी चीज आप याद रखेंगे, 2-3 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे मूर्ति कला में। आगे है लोक कला एवं मूर्ति कला। अब वो जो स्वतंत्र कलाकारों के द्वारा बनाया जाता था, वैसा मूर्ति कला के बारे में अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो मौर्य काल में राजकीय दरबार से बाहर जनसाधारण के द्वारा कला का अद्भुत विकास हुआ, जिसे लोक कला कहा गया। मूर्ति कला के श्रेष्ठ नमूने इसी लोक कला के प्रमाण हैं। तो मूर्ति कला उसमें भी है और इसमें भी है। अब जो अलग प्रकार से आपको दिखाई देगा, ये भी है मूर्ति, और एक था जो कि स्तंभ के ऊपर में था मूर्ति, तो वो बनाता था राजकीय मिस्त्री, और ये कौन बना रहा है, ये लोक कलाकार स्वयं बना रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो मूर्ति कला के सर्वश्रेष्ठ पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति में याद रखिएगा। ये सभी आपको बहुत सारे जगह पे यक्ष यक्षिणी की स्वतंत्र रूप से मूर्तियां प्राप्त हुई थी। तो जो दीदारगंज पटना में जो मिला है यक्षी की मूर्ति, उसको दीदारगंज यक्षी के नाम से बोला गया, ठीक है। और ये है, ये आप चित्र देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत डिजाइन है इसका, आप देख ही सकते हैं। और इसको आप आंसर में बनाना आपको नहीं है, बस आपको समझ लेना है कि किस प्रकार से ये था। इसका हाथ टूटा हुआ है, एक हाथ आप याद रखिएगा, एक हाथ टूटा हुआ है, ये आपको बताना है, अगर आप बता सकते हैं आवश्यक हो तो, ठीक है। उसके बाद नाक के पास जो है ये टूटा हुआ है, ठीक है, हाथ में। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत खूबसूरत तस्वीर मतलब मूर्ति बनाई गई है, ये आप याद रखेंगे। आगे है कि पटना के लोहानीपुर। अब एक लोहानीपुर है जो पटना में, वहां पे भी 2 याद रखिएगा कि पटना के लोहानीपुर में 2 पुरुषों के नग्न शरीर की मूर्तियां प्राप्त हुई है। अब ये जो बोला जाता है, ये बोला जाता है कि ये जो है ये जैन ऋषि, जैन जिनका नाम क्या है, इनका नाम तो याद नहीं आ रहा कि वो कौन से वो व्यक्ति थे। जैन ऋषि याद रखिएगा, या जैन तीर्थंकर याद रख सकते हैं। इस तरह से जैन तीर्थंकर की मूर्ति। और इसमें भी ये कौन सी मुद्रा में थे, तो कायोत्सर्ग मुद्रा। कौन सा था, कायोत्सर्ग मुद्रा, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो 2 पुरुषों के नग्न शरीर की मूर्ति, नग्न कौन होता है, तो सामान्यतः आप देखते होंगे कि जैन धर्म में नग्न होने की परंपरा है। इसके अतिरिक्त बुलंदी बाग से एक नारी मूर्ति प्राप्त हुई है जो खरी मुद्रा में पूर्ण आकार में है। ये पूर्ण आकार में है, यहाँ पे इनका आकार पूर्ण नहीं है। क्यों, क्योंकि ये टूटा हुआ है, हाथ झरा हुआ है, बहुत सारा चीज,
मौर्यकालीन मूर्तियों में पत्थर व मिट्टी की मूर्तियां तो मिली है, लेकिन धातु की कोई मूर्ति नहीं मिली है। तो ये याद रखेंगे, धातु की नहीं मिली है। मौर्यकालीन मृण मूर्तियों के विषय, अब मृण मूर्ति मतलब मिट्टी के मूर्ति में कौन कौन विषय था, यानी कि किस किस सब्जेक्ट पे बनाया गया था। तो खिलौना, पशु पक्षी, मानव आदि के साथ ही साथ गैर धार्मिक मृण मूर्तियां हैं। यानी कि धार्मिक में क्या होगा, जब भगवान का, ईश्वर का या ईश्वर से रिलेटेड कोई भी वस्तु, कोई भी मूर्ति बनाई जाएगी तो वो धार्मिक मूर्ति होगी। लेकिन पशु पक्षी कोई भी यूज कर सकता है, गैर धार्मिक ये वस्तुएं हैं, खिलौना, मानव, ये सब। ठीक है। तो इस प्रकार मौर्यकालीन कला का उद्देश्य जो था वो कैसा था, धर्मनिरपेक्ष था। ठीक है। चलिए अब आगे आ जाते हैं। मूर्ति कला में और भी बहुत कुछ है कि कहाँ से कौन मूर्ति मिला है, नहीं मिला। आप स्क्रीनशॉट लेकर के उसे क्या कर सकते हैं, आराम से इसे पढ़ सकते हैं। अगर कुछ को इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसे आंसर में यूज कर सकते हैं। ठीक है। समय की पाबंदी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कम समय में अधिक से अधिक आप लोगों को बता सकूं। अगला है लेखन कला। उन्हें लिखना आता था और हम लोगों ने पढ़ भी लिया था 1837 के आसपास में, जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने पढ़ा था। ठीक है। तो मौर्य काल में लेखन कला का भी विस्तार हुआ। यद्यपि इस काल में लेखन कला के प्रमाण केवल चट्टानों, पाषाण खंडों, गुफाओं की दीवार को छोड़कर अन्य माध्यम पर नहीं मिलते हैं। तो मौर्य काल में जो लेखन कला का जो विकास हुआ था वो कहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, इसका प्रमाण आपको देखने को मिल सकता है चट्टान पर, पाषाण खंड पर, गुफाओं की दीवार पर। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये लोग लिखते थे। ठीक है। चलिए, परंतु बौद्ध साक्ष्यों एवं यूनानी लेखकों के गांव विवरणों से पता चलता है कि इस काल में तार पत्रों पर लिखा जाता था। और तार पत्रों पर जो लिखा जाता था उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है पांडुलिपि। पांडुलिपि। ठीक है। संभवतः जलवायु संबंधी कारणों से ये तारपत्र आज नष्ट हो गए हैं, परंतु सिकंदर के नाविक सेना के सेनापति नियार्कस ने बताया था कि भारतीय कपड़े पर लिखते थे। अब देखिए, लेखन कला का ही बात है। जो प्रमाण मिला है वो चट्टान, पाषाण खंड, गुफा सब पे मिला है। बौद्ध साक्ष्य से पता चलता है कि तारपत्र पर लिखते थे। और नियार्कस जो सेनापति था, जो नेवी का सेनापति था सिकंदर का, वो बताया था कि भारतीय लोग कपड़ा पे लिखते हैं। ठीक है। मौर्य काल में अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था, परंतु उत्तर पश्चिम, अब ये आपको याद होगा कि ये जो है भारत है। ठीक है। अब भारत है, इस प्रकार से आप देखेंगे मैप बनाए होंगे। तो यहाँ ये जो एरिया है ये क्या है, ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट। तो ये जो उत्तर पश्चिम वाला रीजन है, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन, यहाँ पे खरोष्टी लिपि चलता था। ठीक है। साथ ही साथ अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि भी यहाँ पे चलता था। आप याद रखेंगे, लिपि लिखने का जो है वो माध्यम होता है। आप जिस भाषा में लिखते हैं वो भाषा किसी न किसी लिपि के थ्रू ही आप लिख सकते हैं। बिना लिपि का किसी भी भाषा को आप लिख नहीं सकते हैं। ठीक है। तो जैसे हिंदी की जो लिपि है वर्तमान में वो देवनागरी है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी, ये सब भी ब्राह्मी से ही अन्य लिपियों का उद्भव हुआ था। संभवतः माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि से ही इन सारे लिपियों का उद्भव हुआ था। चलिए आगे, अन्य लोक कला में क्या क्या है। अन्य लोक कला में है संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकारी आदि। ये सारे जो ललित कला हैं इनका भी विकास हुआ था। ठीक है। इसके अतिरिक्त अवशेषों में कुछ मिट्टी की मूर्तियों से नृत्य कला की झलक मिलती है। आप मिट्टी की मूर्ति देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इस तरफ आ जाता हूँ और स्पष्ट रूप से आप देखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि मिट्टी की मूर्ति किस प्रकार से बनाई गई थी उस समय में। ये जो इसे क्या मृदभांड बोला जाए, बर्तन, ये आप देख सकते हैं, उस पर भी कितने अच्छे से कलाकारी की गई है। ठीक है। तो यही बताता है कि सूक्ष्मता कितनी है
अब देखिए, हाथी की मूर्ति का एक छोटा भाग बुलंदी जीक बाग से प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि हाथी दांत का भी काम इस युग में होता था। तो संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकारी, उसके अलावा मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति बनाना, हाथी के दांत पर काम करना, साथ ही साथ यहाँ से एक रथ का पहिया भी प्राप्त हुआ है, जो बढ़ईगिरी कला का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। अब रथ का पहिया कौन बनाएगा? तो जो बढ़ई है वही बनाएगा, तो बढ़ईगिरी कला का भी साक्ष्य मिलता है। आगे है निष्कर्ष। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मौर्य कला भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर है। लकड़ी के स्थान पर पत्थर के प्रयोग ने इस कला को और अधिक अस्थायी बना दिया, परंतु यह कला जनसाधारण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ सकी, क्योंकि यह लोक कला ना होकर के राजकीय कला अधिक थी, जिसको सम्राट अशोक का संरक्षण प्राप्त था। आलोचकों का मानना है कि मौर्य कला ने भारतीय कला के विकास में पत्थर के प्रयोग के अतिरिक्त कोई और अन्य प्रमुख योगदान नहीं दिया। तो अगर आलोचना पूछे तो ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्यकालीन कला विविध आयामों में परिपूर्ण थी तथा अपनी कल्पना शक्ति, शिल्प, वैज्ञानिक विधि, रचनाशीलता में भी काफी समृद्ध थी, ठीक है। मौर्यकालीन कला का प्रभाव बिहार पर व्यापक रूप से पड़ा है। अगर बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछे तो क्या आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि मौर्य कला का प्रभाव बिहार पर व्यापक रूप से पड़ा है। मौर्यकालीन कला की उत्पत्ति बिहार से ही हुई तथा धीरे धीरे अशोक के काल में वर्तमान भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों तक फैल गया था। मौर्यकालीन कला व संस्कृति से बिहार उस समय शिक्षा व कला के केंद्र के रूप में विकसित था। मौर्यकालीन कला प्राचीन बिहार की कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से व्यापक समृद्धि का सूचक रहा है। मौर्यकालीन कला व प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण मौर्य काल की जो कला थी और जो मौर्य का जो प्रशासन था, इन दोनों को अगर हम लोग देखते हैं तो उस दृष्टिकोण के कारण ही बिहार काफी समय तक भारतवर्ष का राजनीतिक केंद्र बना हुआ था, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अतिरिक्त अब मैं आपके लिए और भी ले आया हूं ताकि आप इसको और अच्छे से समझें, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल हो क्वालिटी वाला आंसर। तो आप ये काम करेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसे स्वयं पढ़ेंगे। समय की पाबंदी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि काफ़ी समय आप लोगों का ले लूँ, तो आप इसको इस तरह से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। ये आप जो प्रारंभ में आप जो शुरुआत करेंगे जब भी आप आंसर का, तो इन सब चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के रूप में आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद आप इंट्रोडक्शन के बाद आप राजप्रसाद का दे सकते हैं। राजप्रसाद में भी चीनी यात्री फाहियान क्या बोला है, बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह क्या लिखा है, ये सारी चीज़ों को, एरियन क्या लिखा है, ये सब आप यूज कर सकते हैं। नगर निर्माण किस प्रकार से थी, आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। गुफाओं के बारे में आप लिख सकते हैं। स्तूप व चैत्य के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो आप यूज करना चाहे तो आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, ठीक है। स्तंभ के बारे में लिख सकते हैं, डॉक्टर स्मिथ क्या बोले हैं, भंडारकर महोदय क्या लिखे हैं। मूर्ति कला और लोक कला के विषय में स्मिथ क्या बोले हैं। इसके अतिरिक्त और जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप लिख सकते हैं। प्रेक्षागृह इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिएगा। प्रेक्षागृह कौन सा जगह को बोला जाता है? जहाँ पे नाटक होता है, जहाँ पे समारोह होता है, ठीक है। तो मौर्य काल आमोद प्रमोद के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। विभिन्न प्रकार के उत्सवों व समारोह के अतिरिक्त लोग अभिनय, नाटक आदि में भी रुचि लेते थे। भास के नाटक, ठीक है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में उल्लेखित प्रेक्षागृह, जहां पे जिसको नाटक गृह भी बोला जाता था। एक चीज और याद रखिएगा कि यवनिका जो है ये पर्दा को बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पर्दा को। नाटक में जो पर्दा का यूज किया जाता था ये यवन लोग ही लेके आए थे, इसीलिए इसे यवनिका यानी पर्दा बोला गया। तो मौर्य काल में रंगशाला या नाटक गृहों का निर्माण हो चुका था, अभिनय कला का विकास हो चुका था। आधुनिक मध्य प्रदेश, अब लोकेशन पूछेगा कहाँ पे?
आप याद रखेंगे कि सरगुजा, मध्य प्रदेश में सरगुजा की रायगढ़ की पहाड़ियों को काटकर बनाए गए गृह भवनों में प्रेक्षागृह के नमूने हैं। इनमें ईसा पूर्व 3री शताब्दी के कुछ ऐसे शिलालेख हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि गुहा गृहों में नाटक होते थे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका प्रेक्षागृह भी समाप्त हो गया। और एक और है निष्कर्ष, आप अगर लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं निष्कर्ष में, कि मौर्यकालीन कला निसंदेह भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है। मौर्य कला के अंतर्गत काष्ठ के स्थान पर पाषाणों के प्रयोग ने कला को अस्थायी रूप प्रदान किया। बौद्ध धर्म के विस्तार ने भी मौर्य कला का प्रमुख योगदान रहा बौद्ध धर्म के विस्तार में, किंतु फिर भी मौर्यकालीन कला जनसाधारण पर कोई अस्थायी प्रभाव ना छोड़ सकी, क्योंकि यह जनसाधारण की कला ना होकर मुख्यतः राजकीय कला थी जिसको सम्राट अशोक का संरक्षण प्राप्त किया। यही कारण है कि इतनी गौरवशाली वृत्ति, स्मारक आकृति और सुपरिष्कृत रूप होते हुए भी मौर्य कला भारतीय कला के इतिहास में एक लघु अध्याय के, छोटी अध्याय के रूप में रह गई। मौर्य कला ने भारतीय कला के विकास में पाषाण के प्रयोग के अतिरिक्त कोई अन्य प्रमुख योगदान नहीं दिया। इसी कारण कामरिस, ये लेखक, ये इतिहासकार के बारे में आप याद रखिएगा, कामरिस ने लिखा है कि भारतीय शिल्प कला के क्षेत्र में इसका महत्व बहुत कम ही है। ठीक है, तो भारत में जो शिल्प कला का जो एक विशाल विरासत है उसमें बोला जाता है कि मौर्य कला का जो बहुत कम इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मौर्य स्तंभों व उनकी पशु आकृतियों के समान ही मौर्य कला निभृत एकांत में अकेली खड़ी है। तो ये भी कौन बोला है? ये भी कामरीस ने लिखा है। क्या लिखा है? यहां से यहां तक आप याद रखिएगा, क्या लिखा है कि मौर्य कला, भारतीय शिल्प कला के क्षेत्र में इसका महत्व बहुत कम ही है और मौर्य स्तंभों व उनकी पशु आकृतियों के समान ही मौर्य कला निभृत एकांत में अकेली खड़ी है। जिस प्रकार से मौर्य स्तंभ कहीं कहीं पर दूर दराज, कहीं कहीं पर जो आपको बिखरा पड़ा मिलेगा, उसी प्रकार से ये भी क्या है, एकांत में कहीं बिखरा पड़ा है, अकेली खड़ी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इतना ही था, तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।